नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की भी घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। राज्य है झारखंड, जिला है गुमला, थाना है बसिया, गांव लुंगटू पंडरा टोली के कुछ लोग 31 मार्च 2023 को थाने पर आए और उन्होंने बताया कि उनकी एक विधवा भाभी अपने 2 बच्चों के साथ पिछले 2 दिन से गायब है। उसका कुछ भी पता नहीं लग रहा है। उसके मायके से भी लोग आए, क्योंकि ससुराल में ऐसा प्रतीत हुआ कि हो सकता है वो अपने बच्चों के साथ अपने मायके चली गई हो। लेकिन ससुराल वालों ने भी मायके वालों ने भी आकर बताया कि पूनम ससुराल में ही है, वो अपने घर मायके में नहीं पहुंची है। पुलिस ने देखा कि मामला गंभीर है। एक महिला जो विधवा थी और उसके 2 बच्चे, पवन 11 वर्ष और अर्पित 9 वर्ष, ये दोनों भी गायब हैं। पुलिस मौके पर पहुंची। गांव था लुंगटू पंडरा टोली। मृतक के 2 देवर और सास वहीं पास में रहते थे और मृतका की पति का देहांत 2017 में हो गया था। मृतका मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसी समय जब ये पुलिस मौके पर तहकीकात के लिए पहुंची थी तो गांव वालों ने पास के गोबर डाले जाने के स्थान में तेज दुर्गंध की शिकायत आपस में की थी। पुलिस जब पूछताछ कर रही थी, गांव के सभी लोग मौजूद थे। गायब हुई उस महिला के दोनों देवर और उसकी 70 वर्षीय सास, ये भी वहां मौजूद थे। इसी बीच गांव वालों ने आकर बताया कि साहब, एक सब इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही आए थे इसकी जांच के लिए कि साहब, जहां गोबर डालने का स्थान है, इसके जो महिला गायब हुई है, इससे करीब 150 मीटर की दूरी पर वहां से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। सब इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि वहां कोई पशु या कोई बात और जो आप शंका व्यक्त कर रहे हैं, तो गोबर के उस ढेर को हटाकर देखिए, तब तक मैं यहां तहकीकात कर रहा हूं। जैसे ही सब इंस्पेक्टर के मुंह से ये शब्द निकले और गांव के लोग फावड़ा और बाकी चीजें लेकर वहां की तरफ दौड़े, तभी भीड़ में खड़ा हुआ एक व्यक्ति, जो गुमशुदा या जो मृतका जिसको मैं कह रहा हूं, उसका देवर था, वो वहां से भागने लगा। दोनों सिपाहियों ने और गांव वालों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। उसका नाम था एनोस कंडुलना। आदिवासी नाम से ये लग रहे हैं। तो एनएस कंडुलना पकड़कर लाया गया। पूरा गांव मौजूद था। दरोगा जी ने पूछा, तुम भागे क्यों? पहले तो गांव के सामने वो कुछ बोलने से कतरा रहा था, लेकिन तब तक जो लोग गोबर के उस ढेर को हटाने और दुर्गंध का पता करने के लिए गए थे, वो भागते भागते वहीं भीड़ में बैठे हुए सब इंस्पेक्टर और सिपाही के पास पहुंचे और ये बताया कि साहब, वो लड़की यानी पूनम कंडोलना और उसके दोनों बच्चों की लाश उसी गोबर के ढेर के नीचे निकली है। सब इंस्पेक्टर ने कहा सिपाहियों से, इस जो भाग रहा था इस व्यक्ति एनोस कंडुलना
इसको यहीं डिटेन करके रखो, मैं देख कर आता हूँ। सब इंस्पेक्टर भी जब वहां पहुंचा तो उस विभत्स दृश्य को देखकर उसकी भी रूह कांप गई। एक गोबर के गड्ढे में वो महिला पूनम कंडूलना और उसके 2 बच्चे, पवन कंडूलना 11 वर्ष और अर्पित कंडूलना 9 वर्ष, इन दोनों की लाशें एक इस्तेमाली चादर में लपेट कर पड़ी हुई थी, रखी गई थी। बुरी तरह से सड़ गई थी और दुर्गंध बाहर आ रही थी। थानाध्यक्ष को बताया गया। थानाध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे और तमाम पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए। जो सर्किल ऑफिसर हैं रविंद्र पांडे, बसिया के थानेदार छोटू उरांव, एसआई प्रदीप रजक जो वहां पहले से ही मौजूद थे, अजय रजक और एसआई विनोद टोप्पो वहां पहुंचे। किसी तरह से एक दूसरे वाहन में इस दुर्गंध युक्त 3 शवों को बाहर निकाला गया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और यह कहा गया चूंकि दुर्गंध यहाँ बहुत ज़्यादा है, पोस्टमार्टम हाउस में जाकर ही इसका पंचनामा और सीलबंदी की का जो कार्य है वो किया जाए। पुलिस एनोस कंडूलना को गाड़ी में बिठाकर थाने पर ले गई। थोड़ी बहुत खातिरदारी के बाद ही उसके सुर खुले और उसने पूरा किस्सा बताया। ये उसने वहां सबके सारे पुलिस वालों के सामने ये कन्फेस किया कि मैंने ही अपनी भाभी और दोनों भतीजों की जान ली है, उन्हें मारा है। पूछने पर उन्होंने बताया कि साहब ये बात 29 मार्च की है। ये कहा कि भाभी अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले पास के घर में, जो मेरे भाई का घर था जिनकी 2017 में मृत्यु हो गई थी, उसमें अकेले रहती थी और उसकी देखभाल मेरा एक बड़ा भाई विश्राम कंडूलना किया करता था। मैं चूंकि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा एंगेजमेंट साल भर पहले हुआ था, अभी तक शादी की डेट नहीं आई है, इस तरह की बहाने की बातें बताई तो मैं अपनी माँ बहामनी कंडूलना के साथ, जिनकी उम्र 70 साल है, उनके पास के ही मकान में रहता हूँ। सभी भाइयों के अलग अलग मकान इनके पिताश्री ने बनवा रखे थे। उसने बताया कि बात 29 मार्च की है। विश्राम कंडूलना और भाभी पूनम कंडूलना, यानी वो भाई जो मेरी विधवा भाभी की देखभाल करता था, वो साप्ताहिक बाजार कुम्हारी गए थे, जहां से वो एक मुर्गा ले आए। बाजार से लौटने के बाद विश्राम कंडूलना और उसकी मां बहामुनी कंडूलना गांव के ही सागेन टोपनो और जीवन टोपनो के घर में आयोजित समाज के प्रार्थना कार्यक्रम में शामिल होने चले गए, जिस कारण विश्राम ने ये कहा एनोस से, अपने सबसे छोटे भाई से, माँ जिसके पास रहती थी, कि तुम मुर्गा बनाओ, हम लोग उस विशेष प्रार्थना सभा से आ रहे हैं। एनोस और उसके दोनों भतीजों, जिनका नाम मैंने अभी बताया, पवन 11 वर्ष और अर्पित 9 वर्ष, इन्होंने मुर्गे को पकाने बनाने का अपना काम शुरू किया। इसी बीच में एनोस मुलजिम ने बताया अपने लिए कि इसी बीच में मैं वहाँ से मुर्गा बनाने की प्रोसेस को छोड़कर गांव में ही चला गया, जहाँ मुझे शराब की दावत के लिए बुलाया जा रहा था। मैं वहाँ गया और वहाँ से शराब पीकर वापस लौट आया। लौटने के बाद मैंने और मेरे दोनों भतीजों ने मुर्गा बनाया। घर में पूनम और उसके जो बेटे थे वो मुर्गा बनाने के लिए चाचा के यहाँ चले गए। फिर
चाचा ने ही कहा, यानी एनोस ने बच्चों से कहा कि मम्मी से पूछ कर आओ कि उसको चावल बनाने के लिए मैंने कहा था। वो दोनों बच्चे अपनी माँ पूनम के पास गए और बताया कि चाचा पूछ रहे हैं चावल बनाया है। पूनम ने कहा कि हाँ, मैंने चावल बनाया है, मैं अभी लेकर एनोस के घर जाती हूँ, यानी अपने सास के पास जाती हूँ। थोड़ी देर में वो चावल लेकर पूनम इस हत्यारे एनोस के पास पहुंच गई। एनोस की बुरी नीयत काफी दिनों से अपनी विधवा भाभी पूनम पर थी और पूनम बार बार सामाजिक रिश्तों, समाज और आदिवासी समाज तो और बड़ा रूढ़िवादी गांव में होता है, तो बहुत से लोग उसमें पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन थोड़ा रूढ़ियों से बंधा होता है। उसका हवाला देकर पूनम बार बार उसके किसी एडवांसमेंट को रोकती थी, मना करती थी और ये कहती थी कि ये संभव नहीं है, तुम्हारी अपनी शादी होने वाली है, इंगेजमेंट है, तुम थोड़ा वेट कर लो, तुम्हारी पत्नी आने ही वाली है। उस दिन वो शराब के नशे में था। भाभी अकेले चावल बनाकर आई थी और उसके साथ एनोस ने छेड़खानी शुरू कर दी। दो एक बार वार्निंग देने के बाद पूनम ने कहा, मैं शोर मचाकर तुम्हारी मां यानी अपनी सास को बुला लूंगी। इतना सुनना था कि उसने थप्पड़ मार दिया पूनम कंडूलना को। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और दोनों बेटे उसके अपने घर से भागकर आए। इस बीच में एनोस कंडोलना ने अपनी भाभी पूनम के सिर को दीवार पर कई बार मार दिया। वो बेहोश होकर गिर रही थी, तभी दोनों बच्चे 11 साल और 8 साल के, वो 9 साल के, ये दोनों ही पहुंच गए और दोनों ने एनोस का पैर पकड़ लिया ताकि वो मां की तरफ न जाए। गुस्से में एनोस ने सबसे पहले छोटे वाले बेटे अर्पित, जिसकी 9 साल उम्र थी, उसको पटक कर जमीन पर पैरों से उठाकर पटक कर मार डाला और दूसरी तरफ उसने बड़े वाले को, इसको जैसे ही जमीन पर जैसे कपड़ा पटकते हैं उस तरह पटका, वैसे ही ये बेहोश भी हो गया और सिर की गंभीर चोट से मर भी गया। तुरंत बाद बड़े वाले को भी इसने पकड़ा और उसे भी इसी तरह जमीन पर पटक कर मार दिया। भाभी को पहले ही मार चुका था। पुलिस के सामने उसने ऐसा कन्फेशन किया कि ये मैंने इस तरह से किया है। और थोड़ी देर बाद, चूंकि ये रात 8:30 बजे या 9 बजे की बात होगी, थोड़ी देर बाद उस गोबर जहाँ इकट्ठा किया जाता है इस पूरे परिवार का, उस स्थान पर पहुंचा और वहां पर एक छोटे फावड़े से उसको गोबर को में जगह बनाकर एक एक करके तीनों को ले जाकर उसी में डाल दिया और ऊपर से गोबर डाल दिया ताकि ये लाश किसी को दिखे नहीं और समय मिलने पर मैं इसका कहीं और डिस्पोजल कर दूंगा। रात करीब 10 बजे के आसपास विश्राम, जो उनकी देखभाल करता था पूनम की और उसके बच्चों की, और विश्राम की माँ बहामुनि कंडूल माँ, ये दोनों वो जहाँ सागेन टोपनो और जीवन टोपनो के यहाँ प्रार्थना सभा में गए थे वहाँ से लौटे। उन्होंने पूनम का दरवाज़ा बंद देखा, आवाज़ लगाई, कोई आवाज़ भीतर से नहीं आई। सामान्य रूप से बच्चे बाहर निकलकर दादी की बात का जवाब देते थे। उसने कहा कि हो सकता है वो भी आसपास कहीं बच्चों को लेकर गई हो। जाकर ये लोग सो गए। सवेरे फिर बच्चों से थोड़ा लगाव ज्यादा था दादी का। दादी चलते चलते पैदल पहुंची और उसने दरवाजा खोला, देखा कोई भी नहीं है। थोड़ा वो घबराई, फिर गांव में अकेले ही 70 वर्षीय उस बुजुर्ग औरत ने गांव में घूमकर पूछना शुरू किया और लोगों को भी ये जानकारी हो गई कि पूनम कंडूलना
अपने दोनों बच्चों के साथ गायब है। फिर पूरा दिन निकल गया देखते देखते, लेकिन उसका पता नहीं लगा। फिर पूनम के मायके वालों को खबर की गई। मायके वाले भी आए, थाने पर जाकर गुमशुदगी लिखवाई। थाने से एक सब इंस्पेक्टर, 2 सिपाही इस गुमशुदगी की जांच के लिए आए और तभी ये दुर्गंध भी फैल गई थी। बात है करीब 31 मार्च 2023 की। एनोस ने भागने की कोशिश की और वहां से उसे पकड़कर, थोड़ी दूर भागा होगा, पकड़कर लाया गया और फिर उसने ये पूरी बात बताई। लबलवाब इसका ये था कि घर वालों की जिद से उसकी मंगनी जोयतारी हुरदा से हुई, हुरदा में हुई थी, जोयतारी उसका नाम था, और वो बार बार शादी की तारीखों को टाल रहा था क्योंकि उसकी बुरी नीयत अपनी विधवा भाभी पे थी। विधवा भाभी और एनोस का बड़ा भाई विश्राम, ये विधवा भाभी और बच्चों की देखभाल यही विश्राम कर रहा था। लेकिन भाभी किसी भी तरह से उसके झांसे में आ नहीं रही थी, उससे सबमिट नहीं कर रही थी, उसकी बात को नकार रही थी और इसी कश्मकश में काफी समय बीत गया था। और उस दिन शराब के नशे में उसने कुछ हरकतें करने की कोशिश की। भाभी ने फिर मना किया और उसके बाद उसे पटक के उसके सिर को कई बार दीवार से टकराकर उसे मौत के घाट उतार दिया और अपने दोनों मासूम भतीजों को भी पैरों से पकड़कर जमीन पर पटककर एक ही वार में दोनों की भी यही लीला समाप्त कर दी। पुलिस अगर कोई और दूसरा एंगल या दूसरा कारण हो उसकी भी जांच में लगी हुई है। पुलिस ने एनोस को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, आज की घटना में एक ही घर में रहने के कारण देवर भाभी के रिश्ते हो गए। आज की घटना का जो लबोलवाब था, एक ही घर है, विधवा भाभी है, जवान देवर है, शादी एंगेजमेंट हो गई है, शादी हुई नहीं है, नजर खराब हो रही थी, बुरी हो रही थी। और मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि इन दोनों के बीच ये जो रिश्ते चाहे एक तरफा हों, इसकी खबर किसी को नहीं होगी। छोटे छोटे मकान एकदम सटे हुए, सभी का आना जाना एक दूसरे के मकान में, नजर रखते हैं लोग, चाहे बताएं चाहे न बताएं। और ये भी बात मानने योग्य नहीं है कि उसकी मां, एनोस कंडुलना की मां को ये बात, बहामनी कंडुलना को ये बात पता न हो, ये भी बात मानने लायक नहीं है। और अगर उनको जानकारी थी तब उन्होंने टोका टाकी नहीं की। अगर उन्हें जानकारी नहीं थी तो उनकी तरफ से, परिवार का बड़ा होने के नाते उनकी तरफ से ये गलती है। सामान्य रूप से ठीक है, मां को जानकारी न हो, लेकिन एक और भाई, मृतका के एक दूसरे देवर, उनके बच्चों, देवरानी, सबको जरूर इस बात की जानकारी रही होगी और उसने अपनी सास को ये बताया भी होगा। सास को चाहिए था कि एक बेटा उनका खत्म हो गया है, उसकी पत्नी है, 2 बच्चों की देखभाल करनी है, एक बेटे की शादी नहीं हुई है, और ऐसा अगर समाज में बैठकर इस बात पर कोई भी गुंजाइश रही होती या बात की गई होती तो शायद घर में ही वो रिश्ता विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता था।
लेकिन माँ ने उस तरफ से आंखें फेर ली और सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर ली। अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया होता तो ये महिला की पूनम कंडूलना की हत्या न हुई होती। अब सवाल ये है कि ये दोनों मासूमों को फिर क्यों मार दिया गया? इनका तो कोई कसूर नहीं था, बिना बात के दोनों मारे गए। शराब के नशे में इन दोनों को मारा गया होगा, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मुझे सिर्फ जिस बात का जो अंदेशा है कि इन दोनों बच्चों को अपनी माँ और चाचा के संबंधों का पता लग गया था, या तो देखा हो उन्होंने, या उस दिन जिस दिन की यह घटना है इन्होंने देख लिया हो, और अपनी सनक में कि पूनम ने मुझे मना कैसे कर दिया जब माँ को ये मारने लगा, तो इन बच्चों ने इसका विरोध भी किया होगा, कहा भी होगा कि हम सबको बता देंगे, और इसीलिए उन दोनों बच्चों की भी हत्या कर दी गई। मैं किस्सा कोई परिवार के लोगों से कहूंगा कि इस तरह का घर के भीतर का कोई प्रकरण हो तो बड़े बुजुर्गों को ऐसे प्रकरणों में पहल करके समाधान की कोशिश करनी चाहिए। यह ऐसा कोई बड़ा कठिन भारत चीन के रिश्तों जैसा उलझा हुआ कोई प्रकरण नहीं होता। अगर घर में है तो इसका समाधान घर के बुजुर्ग अगर हाथ डालते, समझते, समय रहते इस पर सोचना शुरू करते तो ऐसे प्रकरणों का समाधान संभव था। वरना घर के भीतर के ऐसे पनपते रिश्तों का अंजाम हमेशा यही हुआ है जो आज की घटना में था। अल्टीमेटली वो महिला जिसके ऊपर शक हो, या जिसे देखा गया हो, या जिसके ऊपर घर परिवार वालों की नजर हो, वही जान से जाती है, उसी की जान ली जाती है। इसलिए कृपा करके अगर किसी बड़े परिवार में, जिसका साइज जिसको कहते हैं बड़ा है, अगर घर के भीतर इस तरह से कोई सुख बुगाहट हो तो ऐसे प्रकरणों का समाधान घर के बुजुर्गों को आगे आकर कर ही लेना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।